गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम भारतीय राजनीतिक चिंतन में एक महान विभूति हैं गोपाल कृष्ण गोखले, उनके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इसकी शुरुआत में सबसे पहले मैं गोपाल कृष्ण गोखले के व्यक्तिगत जीवन के जो परिचय हैं उसके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। पहली बात तो जो एक महत्वपूर्ण बात है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि गोपाल कृष्ण गोखले भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उदारवादी नेता हैं। 1885 से 1905 के दौरान प्रमुख उदारवादी नेता जो हुए उनमें गोपाल कृष्ण गोखले का नाम सर्वोच्च है। गोपाल कृष्ण गोखले का जन्म 1866 में बम्बई के कोल्हापुर ज़िले में हुआ था। उनकी आयु कम ही थी जब उनके फादर की डेथ हो गई और गोखले फर्ग्यूसन कॉलेज में पढ़ाते थे। 1902 में बतौर प्रिंसिपल वहाँ से रिटायर हुए। महादेव गोविंद रानडे गोखले की बुद्धिमत्ता और कर्तव्यपरायणता से बहुत प्रभावित थे और गोखले ने अपना सार्वजनिक जीवन महादेव गोविंद रानडे के शिष्य के रूप में प्रारंभ किया था। मतलब कि महादेव गोविंद रानडे के शिष्य के रूप में गोखले ने अपने जीवन की शुरुआत की और रानडे का गोखले के जीवन पर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव है, छाप है। डॉक्टर जकारिया लिखते हैं कि गोखले के रूप में रानडे को जैसा शिष्य मिला वैसा उपयुक्त शिष्य कभी किसी गुरु को नहीं मिला है। गोखले ने अपने गुरु की भावना को यथार्थ रूप में ग्रहण किया। कभी भी रानडे के द्वारा निर्धारित मृदुता और मधुर तर्क संगतता के रास्ते से वे कभी नहीं हटे। मतलब कि उनके जीवन में जो शालीनता और जो उदारवादिता थी वो कहीं न कहीं महादेव गोविंद रानडे से प्रभावित थी। महादेव रानडे ने गोखले को बम्बई प्रदेश की मुख्य राजनीतिक संस्था सार्वजनिक सभा का मंत्री बना दिया और वह इस संस्था के प्रमुख पत्र क्वार्टरली रिव्यू का संपादक भी नियुक्त किए गए। चार वर्ष तक वे समाज सुधार से संबंधित एक पत्रिका सुधारक का संपादक भी वो रहे। और एक जो उल्लेखनीय बात है, जो रेखांकित करने वाली बात है, जो कई बार कंपटीशन में और आपके परीक्षाओं में पूछी जाती है, सन 1905 में उन्होंने कांग्रेस के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता की और उस वक्त वो केवल 39 वर्ष के थे और इस गौरवमय पद पर पहुंचने वाले सबसे कम उम्र के पहले भारतीय थे। मतलब कि 39 साल की उम्र में कांग्रेस की अध्यक्षता बतौर बनारस अधिवेशन उन्होंने की, जो एक उल्लेखनीय बात है और इसीलिए उन्हें कांग्रेस के उदारवादी कर्णधार के रूप में जाना जाता है। एक उल्लेखनीय दूसरी बात है, 1897 में वो भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करते हुए वेलवी आयोग के समक्ष उन्होंने अपना दृष्टिकोण इंग्लैंड में पेश किया। अब जानने की बात यह है कि वेलवी आयोग है क्या। वेलवी आयोग की नियुक्ति दो मुख्य विषयों पर विचार करने के लिए हुई थी। पहला है, क्या भारत पर ऐसा कोई वित्तीय भार है जिसे न्याय की दृष्टि से इंग्लैंड को वहन करना चाहिए। नंबर 2 है भारतीय वित्त की समीक्षा करना। एक और उल्लेखनीय बात है, 1905 में गोखले ने हाव हाउस विकेंद्रीकरण आयोग के समक्ष अपने विचार रखे थे। इसमें दो चीज़ें याद रखने की है, एक तो हाव हाउस विकेंद्रीकरण आयोग किससे संबंधित है और दूसरा 1905 में इसकी स्थापना की गई थी। 1905 में गोखले उस प्रतिनिधि मंडल के सदस्य बनकर इंग्लैंड गए जो ब्रिटिश राजनीतिज्ञों को ये समझाने बुझाने के लिए था कि बंग भंग का जो अधिनियम अंग्रेजों ने बनाया है वो गलत है, वो न्यायसंगत नहीं है। लेकिन तात्कालिक समय पर अंग्रेजों पर गोखले का कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा। एक है, सितंबर 1912 में भारतीय लोक सेवाओं की विभिन्न समस्याओं और कार्यप्रणाली के संबंध में जांच के लिए इलिंगटन की अध्यक्षता में एक शाही आयोग नियुक्त किया गया था। श्री गोखले इस आयोग के एक सम्मानीय सदस्य थे। दो बातें महत्वपूर्ण हैं, एक तो इलिंगटन आयोग का से संबंधित था, भारतीय लोक सेवाओं की जांच से संबंधित, और भारतीय लोक सेवाओं की सही जांच हो सके, समस्याओं का सही निदान हो सके, इसलिए ब्रिटिश सरकार ने इलिंगटन आयोग में, जो कि शाही आयोग के नाम से जाना जाता था, गोखले को बतौर सदस्य नियुक्त किया गया था। अपने इंग्लैंड की यात्राओं में गोखले ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ब्रिटिश समिति और इसके पत्र
इंडिया को सक्रिय बनाने में प्रशंसनीय और सराहनीय योगदान दिया है। सर विलियम वेडरवर्थ के सहयोग से इन्होंने इस पत्र को भारतीय आकांक्षाओं का एक ओजस्वी और यथार्थवादी प्रवक्ता बना दिया। सन 1910 से 1912 में गोखले ने इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में नटाल के करारबद्ध भारतीय श्रमिकों की सहायता के लिए प्रस्ताव रखे। उन्होंने कहा कि ये स्थितियां जो इन मजदूरों की है वो भारतीय बंधुआ मजदूरों से भी बदतर है। 1912 में वे गांधी जी के निमंत्रण पर दक्षिण अफ्रीका गए और वहां उन्होंने गांधी जी के नेतृत्व में भारतीय सत्याग्रहियों और दक्षिण अफ्रीका की सरकार के बीच समझौता कराने में एक सफलता प्राप्त की। उन्होंने गांधी जी को सूचित किया कि रजिस्ट्रेशन का जो ब्लैक अधिनियम है, काला अधिनियम है, उसे रद्द कर दिया जाएगा और 30 पाउंड की घृणित कर को समाप्त कर दिया जाएगा। गोखले को गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे और गोखले के मन में गांधी जी के प्रति गहरा स्नेह, सम्मान और समर्पण था। गांधी जी उन्हें पुण्यात्मा गोखले के रूप में पुकारते थे। गांधी जी गोखले की निर्दोष देशभक्ति और आकर्षक व्यक्तित्व का बड़ा सम्मान करते थे। अपनी चारित्रिक श्रेष्ठता, गंभीर सत्यनिष्ठा और मातृभूमि की अनवरत सेवा से वो भारत और विदेशों में अनेक लोगों की प्रशंसा और सम्मान का पात्र बन गए थे। उनके कर्तव्य निष्ठा ने उन्हें भारी सम्मान दिलाया, लेकिन यह सब कुछ उनके स्वास्थ्य पर खतरनाक होता गया। 19 फरवरी 1915 को महज 49 साल की उम्र में ही उनका देहावसान हो गया। गोखले के देहावसान के बाद इंग्लैंड की लॉर्ड सभा में बोलते हुए लॉर्ड कर्जन ने कहा कि उन्हें कभी किसी राष्ट्र में ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसमें उनसे ज़्यादा संसदीय प्रतिभा हो। मतलब कि वो संसदीय प्रतिभा के धनी थे और लॉर्ड कर्जन ने इस बात को लॉर्ड सभा में संबोधित करते हुए कहा था। भारतीय राजनीति की उग्रवादी धारा के साथ जुड़े व्यक्तियों और विशेषतः लोकमान्य तिलक के साथ उनके मतभेद थे, लेकिन मतभेदों में कोई संकीर्णता नहीं थी। सन 1908 से 11 के वर्षों में गोखले ने तिलक के कारावास से मुक्ति के लिए भारी प्रयत्न किए थे। ब्रिटिश सरकार ने उन्हें नाइटहुड की उपाधि देने का प्रस्ताव किया था, जिसे उन्होंने अस्वीकार कर दिया था। उन्होंने भारत मंत्री की परिषद की सदस्यता को भी इनकार कर दिया था। उनकी इन अस्वीकृतियों में उनकी सेवा भावना, त्याग भावना और देशभक्ति की भावना निहित है। धन्यवाद।